हाँ बच्चों, अब हम नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, रूलिंग द कंट्री साइड। कि अभी तक हमने पढ़ा ईस्ट इंडियन कंपनी कि किस तरह ईस्ट इंडियन कंपनी आई, फिर बंगाल में किस तरह इंटर हुई, फिर बंगाल में जो नवाब सिराजुद्दौला था उसको ख़त्म करने के बाद जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उन्होंने वहाँ से दीवान यानी राइट हासिल किया। कि राइट लाइक जिस तरह नवाब के राइट्स होते थे इसी तरह इनके भी राइट्स आई, ईस्ट इंडियन कंपनी के भी राइट्स आए जिसको हम दीवान कहते हैं। यानी ये अब वहाँ पे जो थे खुद नवाब बनने लगे। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा नबोबस, यानी नवाब इंडिया के थे और नबोबस वी कैन से दैट द ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफिशियल्स दे बिकम द नबोबस। अब तीसरा यूनिट फिर से हम थोड़ा रिपीट करेंगे, द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी जो है वो दीवान बन गई, कंपनी दीवान बन गई, यानी दैट मीन्स कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नवाब्स बन गए। अब इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडियन कंपनी फिर से मैं रिपीट कर, नवाब सिराजुद्दौला खत्म होने के बाद जो अंग्रेज चाहते थे कि हमारे पुपेट रूलर्स यानी ऐसे रूलर बंगाल में पैदा हो जो हमारे इशारे पे काम करे, ऐसे रूलर्स तैयार हो। तो इस तरह 76 में ऐसे रूलर्स बने जिन्होंने नवाब जो ईस्ट इंडियन कंपनी को दीवान का राइट दिया। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, द कंपनी बिकम द दीवान एंड द रेन्यू फॉर द कंपनी। देखो पहला हम पढ़ेंगे, ऑन अगस्त 1765 द मुगल एम्पायर appointed East Indian Company EIC East Indian Company as the Diwan of Bengal। 12 अगस्त 1765। तो इससे पहले ही जो जो वहां पे था बैटल ऑफ पलाजी के बाद कि जो नवाब सिराजुद्दौला को ख़त्म होने के बाद आफ्टर 10 इयर्स 1765 पूरे बंगाल में जो ईस्ट इंडियन कंपनी थे इन्होंने दीवान ऑफ बंगाल यानी पहले तो कुछ पार्ट्स में इन्होंने हासिल किया था, अब पूरे बंगाल स्टेट में इन्होंने दीवान हासिल किया, राइट हासिल किया, एज ए नवाब हासिल राइट हासिल किया। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट इज कंट्रोल। अब कंपनी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर यानी जिसको आज की डेट में कहते हैं कि फाइनेंशियल मिनिस्टर, वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री पूरी पूरी फाइनेंस अब इनके कंट्रोल, जहां जहां पे बंगाल में ये हुकूमत करते थे वहां पर जो फाइनेंस था, रेवेन्यू था, वो इनके कंट्रोल में आया। इस तरह जो कंपनी है दे बिकम एज अ दीवान। यानी फिर से रिपीट करूंगा, एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट इज कंट्रोल, यानी ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। साथ में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब जो कंपनी को पैसा आता था, जो इतनी बड़ी कंपनी थी, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे ये अपने ऑफिशियल्स पे खर्च करेगा या कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी इतनी बंगाल टेरिटरी में या बाकी जगहों पे, कैसे ये अपने पोजीशन कंसोलिडेट करे, किस तरीके से ये हुकूमत करे, इनकी सैलरी कहाँ से आएगी, इनके खर्चे कहाँ से आएंगे, ये हम पढ़ेंगे। द कंपनी मेड effort was to increase the revenue as much as it could and by fine cotton and silk, यहाँ by fine cotton and silk clothes as cheaply as possible। देखो कंपनी ने क्या किया कि इनको जो खर्चे हैं या जो एक्सपेंडिचर है या जो रेवेन्यू है, इन्होंने क्या किया कि इंडिया से फाइन कॉटन, यहाँ के लेबरों को फोर्स किया गया, यहाँ के जो पीजेंट्स थे, आर्टिजनस हैं, इनको फोर्स किया गया कि आप कॉटन, सिर्फ कॉटन का ग्रोथ करो, सिल्क का ग्रोथ करो, और वो खरीदते थे चीप रेट्स पे। यानी जमींदारों से पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आप बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ कॉटन तैयार करो और सिल्क तैयार करो, जिसको बाद में यही ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी ये कम दामों पे खरीदती थी। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रॉट बाय द कंपनी इज डबल। यानी 5 साल के बाद जो जितना असासा कंपनी के पास था वो डबल होने लगा, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो डबल हो गया 5 सालों में। जब 5 सालों में डबल रेवेन्यू हो गया, द पीजेंट्स एंड द आर्टिजन्स ऑफ बंगाल they were tried to suicide because heavy taxes were imposed on them and they were forced to
ग्रो ओनली फ्यू टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी जो वहां के पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, उनको फोर्स किया गया था कि कुछ फसल उगाओ, सारे फसलों को छोड़कर सिर्फ कुछ फसल जो अंग्रेज कहेंगे वही फसल होगा। इससे क्या हुआ, द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स दे माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस टू द टाउन्स, उन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी, उन्होंने माइग्रेशन की, वो शहरों की तरफ भागने लगे। और समटाइम्स वी कैन से दैट दे गिव अप टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ लैंड को छोड़ दिया। इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal। देखो, जब हर तरफ से, इट इज ए लॉ ऑफ नेचर, जब हर तरफ से किसी कंट्री में मुसीबत आती है तो वहां नेचर फेवर नहीं करता, नेचर की तरफ से और ज्यादा कैलेमिटी आती है। यहां तो लोग पीस रहे थे अंग्रेजों के डर से, पर साथ में नेचर की तरफ से भी क्या था। देखो, इतना फिमाइन आया 1770 में, 10 मिलियन पीपल किल्ड इन बंगाल, 10 मिलियन पीपल किल्ड इन बंगाल बाय फेमाइन, बाय स्टारवेशन, बाय द डेथ ऑफ वाटर। बारिश नहीं हुई, अकाल आया, जिसकी वजह से 10 मिलियन लोग मर गए। यानी दैट इज वाई, एक तरफ लोग अंग्रेजों से पीछे जा रहे थे, दूसरी तरफ नेचर ने भी फेवर नहीं किया। इस तरह जो थी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोग मजबूर हुए जमीन छोड़ने पे, एग्रीकल्चर छोड़ने पे, और इनको कम दामों पे चीजें खरीदते थे, तो वही कंपनी का रेवेन्यू बन गया।